हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर वो अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या था? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसके हमने दो वीडियोस बना दिए थे। दोनों वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अभी हम लोग उसके आगे का पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी मेरी वो दोनों वीडियोस देखी नहीं है तो उनके लिए मैं बता दूं, मैंने उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, चलिए अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं, क्या बताया गया है। गाइस, जो अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए ध्यान देते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ओके, जैसे कि हम लोग ने पढ़ लिया था, जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ है, जब से ह्यूमन का जन्म हुआ है अर्थ पे, तब से ह्यूमंस का और एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशनशिप रहा है, राइट। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, राइट। क्या बताया गया है? ह्यूमन ने जब अर्थ के ऊपर स्टेप रखा था तभी, ऐसा है क्या अर्थ तब भी ही फॉर्म हुआ था? नहीं, अर्थ का फॉर्मेशन होने के बहुत सालों बाद ह्यूमन ने अर्थ के ऊपर स्टेप रखा था। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। ऑन द अर्थ ह्यूमन बींग proved its superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, इमेजिनरी एबिलिटी एक्सेट्रा। ओके, तो क्या बताया गया है? अदर एनिमल्स के कंपेरिजनली, मतलब अदर एनिमल्स को कंपैरिजन करते हुए ह्यूमन जो था वो सुपीरियर निकला अर्थ पे। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पास एबिलिटीज़ है, राइट। उनके पास कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर नहीं है, जैसे कि इंटेलिजेंस, ह्यूमन जो है सोच सकता है, मेमोरी पावर है, इमेजिनरी एबिलिटीज़ है। ओके, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ था? ह्यूमन जो है वो सुपीरियर हो गया था अर्थ के ऊपर। ओके, और आज भी सुपीरियर है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। ह्यूमन इस्टेब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर। ह्यूमन ने जो है क्या कर लिया था? डोमिनेट कर लिया था नेचर को। ओके, ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। ह्यूमन जो है क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं किन चीज़ों को? नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, पेट्रोल डीजल ये सब क्या है? सब नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन सब को यूज़ कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, राइट। एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़रूरत रहता है उतना वो करते हैं। ये सब ध्यान में नहीं रखते कि आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ का, राइट। तो वो लोग जितना पैसा है उतना यूज़ करके, उन पैसों को यूज़ करके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये सब चीज़ें सही है क्या? नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। ओके, ह्यूमन जो है वो क्यों सब नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करता है? क्योंकि वो सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीना चाहता है, इसीलिए। ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल। ओके, क्या बताया गया? ह्यूमन जो है वो नेचर से हमेशा क्या छीनता ही रहा है, हर एक चीज़ जो है नेचर से छीन लेता है, राइट, स्नैच करता रहता है। एंड दिस लीड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम, और इनकी वजह से क्या हो चुकी है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स फॉर्म हो चुकी है। फ्रॉम दिस एंटायर सीनेरियो, अब ये पूरा सीनेरियो ध्यान में रखते हुए, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैव क्रूअल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि ह्यूमंस का एक क्रूअल रोल है। क्रूअल रोल मतलब क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ के बारे में? मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस, एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ओके, if humans have disturbed the environmental balance, then humans itself only can conserve and improve the quality of nature, right। क्या बताया गया है? अगर ह्यूमन ने ही एनवायरमेंटल बैलेंस खराब किया है तो ह्यूमंस के पास ही वो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है कि वो ह्यूमंस क्या कर सके? नेचर को वापस से बिल्डअप कर सके, कंजर्व कर सके, इंप्रूव कर सके। ओके, आगे देख लेते हैं। मैनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज अननोन दैट इट्स एक्टिविटी आर हार्मफुल टू एनवायरमेंट। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है? जनरल पब्लिक जो रहती है, लोकल पीपल जो रहते हैं, वो अननोन रहते हैं, मतलब उनको पता नहीं रहता है कि उनकी कोई की हुई चीज़ें या फिर जो वो कर रहे हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें क्या है? एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। एंड देयर बाय अननोइंगली मैनी एक्टिविटीज़ हैपन, और इसीलिए बिना किसी को पता चले, इंसानों को पता नहीं चलता है कि हम कोई काम कर रहे हैं उस वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पड़ेगा। ओके, नुकसान होगा, तो इस वजह से बिना किसी को पता चले बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। सर्च हाउ डू बटरफ्लाइज कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। क्या बताया गया? बटरफ्लाई जो है किस तरह से एनवायरमेंटल बैलेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बटरफ्लाइज जो है वो क्या करते हैं? वो पॉलिनेशन प्रोसेस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस हम लोग ने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में पढ़ लिया था। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, वो एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ऐसा प्रोसेस जो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के बाद वहाँ पे नए प्लांट्स, ओके, नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है, राइट। ये हम लोग ने पढ़ लिया था फर्स्ट और सेकेंड वीडियोज़ में। ओके, उसके आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। जो भी बटरफ्लाइज है वो बटरफ्लाइज ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे गंदगी ना हो, एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, राइट। तो इस वजह से अगर हम लोग कहीं पे भी एनवायरनमेंट में बटरफ्लाइज देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जगह कैसी है? क्लीन है,
मतलब ये जगह एनवायरमेंटली अच्छी है, बैलेंस्ड है, राइट। तो इस चीज़ का हम लोग को साइन मिल जाता है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा किस तरह से एनवायरमेंट हेल्प करता है, बटरफ्लाई हेल्प करता है एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। डू यू नो लॉज एनेक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कुछ लॉज बनाए गए थे, एनेक्ट किए गए थे एनवायरमेंट कंजर्व करने के लिए। ओके, देख लेते हैं क्या क्या लॉज है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में लगाया गया था। देख लेते हैं क्या बताया गया है इसके अंदर। द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्व हैड बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। क्या बताया गया है, ऐसा लैंड जो रिजर्व्ड करके रखा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, वो लैंड सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। मतलब फॉरेस्ट वहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही रहेगा, प्लांट्स ही ग्रो होंगे और कुछ नहीं। ओके, अगर कोई अदर पर्सन या फिर कोई भी एक फर्म है जो वहाँ पे कोई भी दूसरा एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहता है तो ये लॉ के हिसाब से पनिशेबल है। ओके, समझ में आ गया आपको लोग को। चलिए आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, माइनिंग पर्पस करते हैं, तो इसीलिए क्या रहता है, उसके लिए परमिशन चाहिए रहती है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो परमिशन माइनिंग करने के लिए कुछ हद तक ही खोदने के लिए ज़मीन में परमिशन देता है। ओके, मतलब वो मेजर किया हुआ जगह रहता है, उतना तक ही हम लोग ज़मीन में अंदर खोद सकते हैं। उसके आगे गए तो वो पनिशेबल होगा। ओके, और वो गवर्नमेंट ये लॉज भी इसीलिए रखती है ताकि एनवायरनमेंट को कुछ इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। एनी पर्सन हु डिसओबे दिस लॉ इज़ एंटाइटल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 डेज। अगर कोई भी पर्सन है जो इस लॉ को तोड़ता है तो वो क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट में भेज जाएगा। इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है, जेल में, कारावास में भेज दिया जाएगा। कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजू में दिया गया है, लेट्स डिस्कस, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट चिपको मूवमेंट एंड डिस्कस अबाउट 2 ग्रुप्स ऑफ योर क्लास अबाउट इट इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। क्या बताया गया है, चिपको मूवमेंट के बारे में तुम लोग थोड़ा डिस्कशन करो और इसके बाद 2 ग्रुप बना के अपने क्लास में एक डिबेट, एक फॉर्म का इंपॉर्टेंट सिचुएशन, मतलब वो सिचुएशन आज क्यों ज़रूरी है, ये इस फॉर्म का हम लोग को डिस्कशन करने बोला है क्लास में। ओके गाइज, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ चिपको मूवमेंट्स के पिक्चर्स। ओके, ध्यान दीजिए अच्छे से। सो गाइज यू कैन सी हियर, ये है चिपको मूवमेंट का पिक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ चिपको मूवमेंट होता क्या है। चिपको मूवमेंट जो है वो 1970 में हुआ था। फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। ओके, ये किस लिए था, ये एक ट्रीज़ को कंजर्व कर बचाने के लिए, ट्रीज़ जो कटे जा रहे थे उनको बचाने के लिए ये जो है मूवमेंट स्टार्ट ऑन किया गया था। ओके, लेडीज़ ने खास करके स्टार्ट किया था और इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट भी बोला जाता है। ओके गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो लेडी का पिक्चर दिख रहा है वो मदर कहलाई जाती है चिपको मूवमेंट की, क्योंकि उनके वजह से ही स्टार्ट हुआ था, उन्होंने लीड किया था। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से वुमेन्स ने जो है ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा था अपने हाथ को पकड़ के। ओके, तो इसी मूवमेंट को बोला गया था चिपको मूवमेंट। ओके, तो इसके बारे में हमको क्या बोला गया है कि आप लोग डिस्कस करिए इसके बारे में, और इस चिपको मूवमेंट की आज प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रूरत है कि नहीं, इसके ऊपर हमें बात करने बोला गया है। ओके, तो आप लोग सोच सकते हो इसकी क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के एनवायरनमेंट में। ओके, चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक और एक्ट के बारे में बताया गया है। एक्ट का नाम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर 1986। क्या बताया गया एक्सप्लेनेशन पार्ट में ध्यान देते हैं। Purpose of this act is to control the pollution and punish the person or institute harming the environment। इस एक्ट का पर्पज़ क्या रहता है, कोई भी पॉल्यूशन होता रहेगा तो उसको कंट्रोल करना, या फिर कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूट जो हार्म कर रहा है एनवायरनमेंट को, तकलीफ दे रहा है, उसको पनिशमेंट देना। राइट, एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिशेबल लिमिट। क्या बताया गया है, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी फैक्ट्री है उनके लिए पनिशमेंट होगा इफ़ अगर वो लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि आपको एक बात बता देता हूँ, अगर सपोज़ कोई इंडस्ट्रीज़ रहती है या फिर फैक्ट्री रहती है, ऑब्वियसली अभी देखो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन का वर्क चलेगा तो पॉल्यूशन होगा ही, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, कुछ लिमिट्स बना के रखे हैं पॉल्यूशन के लिए भी। ओके, मतलब इतना ही स्मोक एयर में इमिट होना चाहिए, इतना ही वेस्ट मटेरियल निकालना चाहिए, ऐसा लिमिट्स रहता है। अगर उसके बियॉन्ड, अगर परमिशेबल लिमिट्स के बियॉन्ड अगर जाते हैं, उससे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके ऊपर जो पर्सन या फिर जो फैक्ट्री रहेगी उसको बंद कर दिया जाएगा और पर्सन को जो है पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ ध्यान रखना ज़रूरी है, इसीलिए ये लिमिट्स बता दी गई है। ओके, आगे देख लेते हैं। द पर्सन ब्रेकिंग दिस रूल इज़ एंटाइटल फॉर आइदर 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, जो भी ये रूल तोड़ता है उसको 5 साल का जेल होगा या फिर फाइन अप टू ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का फाइन होगा या फिर 5 साल का जेल। ओके, नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में। ये भी एक मूवमेंट है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज। और ये मूवमेंट किस लिए स्टार्ट, ये एक्ट किस लिए स्टार्ट किया गया था 2010 में, ताकि जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो। मतलब लॉ बना के छोड़ दिए ऐसा नहीं, ओके, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, लोग फॉलो करने ज़रूरी है। तो उसको ध्यान रखने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके। ये बनाई गई थी इन द ईयर 2010, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पे। इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड। गाइस सुन सकते हो आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिए अच्छे से, ओके। साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल 2000, ओके। तो हम लोग को इंटरनेट की मदद से ये सब इन्फॉर्मेशन निकालने बोले। क्या बताया गया है साउंड पोल्यूशन के बारे में, कंट्रोल किस तरह से करेंगे और प्रिवेंट किस तरह से करेंगे। जो रूल बनाया गया था ईयर 2000 में, उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा डिस्कस करने बोला है, ओके। आगे देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोला जाता है हॉस्पिटल वेस्ट, ओके। मतलब ये हॉस्पिटल वेस्ट भी होता है। ऐसे वेस्ट जब ऑपरेशन या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों से जो वेस्ट निकलता है उनको क्या बोला जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। इंजेक्शन हो गया, सलाइन बॉटल्स हो गए, ओके। तो उनको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे और किस तरह से हैंडल करेंगे, ये हम लोग को डिस्कस करने बोला है। ये भी रूल कब बनाया था, 1998 में, ओके। मतलब इन रूल्स के रिलेटेड भी हमको डिस्कस करने बोला है। ई वेस्ट, ई वेस्ट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इन सब ये चीज़ें भी जब भी खराब हो जाती है तो इनका वेस्ट भी जो है वो भी एक टाइप का वेस्ट ही हो गया, राइट। तो वो वेस्ट किस तरह से, उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ई वेस्ट। और वो वेस्ट हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, उसका हैंडलिंग किस तरह से करेंगे, वो हमें डिस्कस करने बोला है। इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकालने बोला है। ये रूल भी बनाया गया था 2011 में। गाइज ऐसा नहीं है कि ये रूल्स यहाँ इसी टाइम पे बनाए होंगे, वहाँ पे वापस से रिन्यू जिसको बोला था वो भी किया जा सकता है, ओके। तो ये डेट जो दिए गए उनके हिसाब से हमें सर्च करना है इंटरनेट पे, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। ऑलवेज रिमेंबर एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स है ये लोग भी आते हैं, राइट। तो इनके रिलेटेड, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, जैसे कि आपने स्लोगन सुने रहेंगे अभी, टाइगर्स बहुत कम हो गए, सेव टाइगर्स, राइट। तो ये वाइल्ड एनिमल ही हो गए, राइट। तो इनको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये ईयर 1972 में बने गए थे और इनके कुछ क्लॉजेस, मतलब इनके कुछ एक्ट्स जो है, सेक्शंस जो है हमको बताए गए हैं एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या क्या होता है हम लोग ध्यान रख लेते हैं थोड़ा। एज पर क्लॉज 49A, क्लॉज मतलब सेक्शंस भी बोल सकते हैं, ओके। तो 49A ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। रेयर एनिमल्स मतलब क्या हो गए, जो एनिमल्स जो कम है अभी, मतलब जिनकी स्पीशीज़ कम हो चुकी है। जैसे टाइगर का हम लोग ऐड देखते हैं टीवी में, और राइट, तो उनका ट्रेडिंग करना क्या है, बैन है पूरी तरह से। ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। एज पर क्लॉज 49B, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन्स और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन बैंड। क्या बताया गया है 49B आर्टिकल क्या बोलता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी वाइल्ड एनिमल का स्किन या फिर ऑर्गन यूज़ किया जाता है, राइट, किसी भी चीज़ का आर्टिकल प्रिपेयर करने के। जैसे चमड़े का बेल्ट सुना रहेगा आपने, लोग जो है गले में नेकलेसेस पहनते हैं एनिमल्स के दांतों की, राइट। तो उन सब का जो यूज़ करना यह है पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, ओके। आगे देख लेते हैं। एज पर द क्लॉज 49C, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल इज़ कंपलसरी। क्या बताया गया है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स से, वाइल्ड एनिमल्स की स्किन से या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल्स से आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई भी चीज़ बनाई जाती है वाइल्ड एनिमल्स की स्किन से हो गया, उनके ऑर्गन से हो गया, तो उनका डिस्क्लोजर करना। डिस्क्लोजर मतलब पता चलाना। जैसे कि लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करती है, पता नहीं चलाती है। जो भी स्टॉक उनके पास रहेगा वो छुपा के रख देती है ताकि उसको बेच के प्रॉफिट ले सके, राइट। तो इन सब का डिस्क्लोज करना ये भी एक क्या है, ये भी कंपलसरी है चीज़, ओके। अगर ये सब तीनों चीज़ें फॉलो नहीं की तो हम पनिशेबल ऑफेंस हम पे किया जाएगा, ओके। चलिए आगे ध्यान देते हैं पेज नंबर 42 पे। गाइस क्या बताया गया है देखते हैं। द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। अच्छे से सुनिएगा गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पार्ट में का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं चलिए आगे। जादव मोलाई पेंग इज़ अ हाईली कैपेबल पर्सन बॉर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब्स। एक पर्सन था, उसका नाम था जादव मोलाई पेंग, ओके। और ये कैपेबल पर्सन था। कहाँ पे बॉर्न हुआ था, नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो डिफरेंट प्लेसेस पे सेटल होते रहते हैं। मतलब एक ही जगह पे नहीं रहते, जो डिफरेंट प्लेसेस पे सेटल होते रहते हैं। ऑफ आसाम, नोमैडिक ट्राइब्स कहाँ के, आसाम की बात हो रही है। बॉर्न इन 1963, इनका बर्थ हुआ था 1963 में। ही इज़ वर्किंग एज अ
फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स। और ये जो है ये जादव मोलाई जी जो है ये वर्क कर रहे हैं सिंस ही वॉज ऑफ 16 ईयर्स, मतलब वो 16 ईयर्स के थे तब से वो फॉरेस्ट वर्कर के काम से काम कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या हुआ था? लार्ज नंबर ऑफ स्नेक, सांप जो है उनकी डेथ हो गई थी। क्यों? फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लड हुआ था, ओके, उस टाइम पे बहुत सारे स्नेक्स जो है मारे गए थे। फ्लोइंग बाय द विलेज, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लड हुआ था वो फ्लो कहाँ से हुआ था? विलेज से, ओके। तो विलेज से फ्लो होने की वजह से बहुत सारे स्नेक्स जो थे उनका डेथ हो चुका था। एज अ प्रिमेटिव मेजर, अब देखिए स्नेक्स जो है ये भी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम का हिस्सा है, राइट। तो इनको भी प्रिजर्व करके रखना है। तो प्रिवेंटिव मेजर के लिए उन्होंने क्या किया? मोलाई प्लांटेड 20 बाम्बू प्लांटलेट्स, उन्होंने 20 बाम्बू के प्लांटलेट्स मतलब प्लांट्स जो है उगाए, ओके। आगे देख लेते हैं। इन 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगैन अ सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। क्या बताया गया? 1979 में लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो था उन्होंने क्या किया? सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो है प्लान किया, मतलब सोशल वर्क स्टार्ट किया। किस चीज़ का? फॉरेस्ट प्लांटेशन का, ओके। ऑन 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड। कहाँ पे किया था? 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो था वहाँ पे ये वर्क किया गया था। मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर्स, ओके। मोलाई भी उनमें से एक वर्कर था। हु वेर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, जो लोग उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम कर रहे थे उनकी बात हो रही है, ओके। मोलाई भी उनका एक हिस्सा था। मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मोलाई ने क्या किया? ट्रीज फिर भी प्लांट करते रहा, मतलब प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशन हो चुका था फिर भी मोलाई ट्रीज प्लांट करता रहा, ओके। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड कैरिंग फॉर द ट्री। अब देखिए ही वॉज द पर्सन जिसने कंटिन्यूस वर्क करता रहा ये किस चीज़ का? ट्री प्लांटेशन का, राइट। और इसी की वजह से मतलब ये ट्री का केयर भी करने लगा और प्लांट भी ग्रो करने लगा नए नए। द बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स। क्या बताया? बैरन एरिया मतलब जो सूखा एरिया हो चुका था, जो एकदम बंजर ज़मीन हो चुकी थी, वो ज़मीन पे फिर से फॉरेस्ट कवर आ गया, मतलब पूरी तरह से वो ज़मीन फॉरेस्ट से छिप गई, पूरी तरह फॉरेस्ट से भर गई थी। और कितना ज़मीन जो है वहाँ पे फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया? 1360 एकर्स। आप लोग सुन सकते हो कितना बड़ा जगह होगा ये, राइट। इतने पूरी जगह पे इन्होंने क्या कर दिया था? ट्री प्लांटेशन कर दिया था। टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज़ द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क, ओके, फॉर 30 ईयर्स। ये जो आज जंगल है, ये जंगल कहाँ पे है? कोकिलामुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ओके। कोकिलामुख एक जगह है जोरहट डिस्ट्रिक्ट में, और जोरहट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? आसाम में। इज़ द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर्स। ये 30 ईयर्स का हार्ड वर्क है। आज वहाँ पे जो जंगल है वो 30 ईयर्स का हार्ड वर्क है। ही हैड बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। उनको जो है अवार्ड दिया गया था अपने इस नेक काम के लिए। कौन सा अवार्ड था? पद्मश्री अवार्ड, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। फॉर दिस अनपैरेलल वर्क। अनपैरेलल वर्क मतलब ऐसा वर्क जो कोई फॉलो कर ही नहीं सकता, राइट। वो अनपैरेलल वर्क था, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए रहता है। नाउ इट विल बी इट इज़ वेल नोन एज मोलाई जंगल। और उस जंगल को आज क्या बोला जाता है? मोलाई जंगल। गाइस आप लोग पिक्चर देख सकते हो, हमारे पास पिक्चर भी है उनका, राइट। आगे देख लेते हैं। मैनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग जो है फॉरेस्ट तोड़ने तो आएंगे ही, बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन इस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारे लोग फॉरेस्ट तोड़ने आएंगे, लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन जो मन में ठान ले कि मुझे कोई नया फॉरेस्ट, नया प्लांट ग्रो करना है, तो वो पूरी तरह से फॉरेस्ट को बना सकता है, राइट। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल बात है, राइट। तो हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। क्या बताया गया है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना, बचा के रखना क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी के लिए और हमारे लिए, ओके। आगे देख लेते हैं। मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, वो किसके ऊपर होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हैव यू सीन सम एग्जांपल ऑफ दिस इन योर एरिया? आपने अपने एरिया में, आपके एरिया में कहीं इसी का एग्जांपल देखा होगा, राइट। ये हम लोग को एक सवाल पूछा गया है। अवर लिविंग वर्ल्ड हैज़ बीन रिचली डाइवर्स। रिचली डाइवर्स मतलब हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग थिंग्स है, वो रिचली डाइवर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड में, ओके। इट कंसिस्टेड ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ है, किस चीज़ की? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पीशीज़ स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट विच वी हैव लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन। लेकिन क्या है, हम लोग आज जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है हम लोग देख नहीं पाते, देखने नहीं मिलते। क्यों?
क्योंकि वो रेयर स्पीशीज हो चुके हैं, उनको कट करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, राइट। वो हम लोग ने कहाँ से सुने रहेंगे, हमारे अर्लियर जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनसे सुने रहेंगे, लेकिन हम लोग वो आज देख नहीं पाते, हम लोग को देखने नहीं मिलते। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। तो आगे देख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ, ऑब्वियसली देखिए स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कौन रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लोग जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, राइट। क्यों, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन जो है ट्रीज कट डाउन करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, राइट। तो ये अच्छी चीज़ है क्या? नहीं, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी क्या है? रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है नेचर के अंदर। क्यों रिचनेस है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज है ऑर्गेनिजम्स का। इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज, इकोसिस्टम है, जेनेटिक वेरिएशन है स्पीशीज में, राइट। इसीलिए बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म वेराइटीज हम लोग को देखने मिलती है। बायोडाइवर्सिटी ऑकर एट अ 3 डिफरेंट लेवल। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ऑकर कब होता है? 3 डिफरेंट लेवल पे होता है। कैसे होता है? 3 डिफरेंट लेवल पे। देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल क्या बताया गया है। फर्स्ट वन है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब अच्छे से सुनिएगा गाइस, तीनों में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़। क्या बताया गया है? डाइवर्सिटी होता है, लेकिन किस में? ऑर्गेनिजम्स में ही, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे? सेम स्पीशीज़ के, ओके। मतलब एक ही स्पीशीज़ के हो गए और उनके अंदर चेंजेस आया, मतलब वो एक दूसरे से अलग है, इस जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसी को बोला जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया गया है? एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बींग इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, राइट। हर एक ह्यूमन बींग, देखिए ह्यूमन का स्पीशीज़ क्या है? ह्यूमन बोल सकते हैं हम लोग। ये स्पीशीज़ कौन सा हो गया? ह्यूमन। हम लोग, हमारा स्पीशीज़ है ह्यूमन, ओके। लेकिन यहाँ पे हर एक ह्यूमन बींग एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। हर एक का फेस स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी शेप हो गया, हाइट हो गया, हर एक का कलर हो गया, हर एक से एक दूसरे से डिफरेंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइज इज इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी। देखिए पॉसिबिली, अब देखिए ह्यूमन जो स्पीशीज़ है ये वाइप अप कैसे होगा, मतलब ये खत्म कैसे होगा, अगर हम लोग यहाँ के स्पीशीज़ जो है, मतलब यहाँ की स्पीशीज़ में, ह्यूमन्स के स्पीशीज़ में क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगेगा, तो डाइवर्सिटी भी कम हो जाएगा, मतलब डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। विद इन द स्पीशीज़ दोज हुज मेंबर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताया गया है? और ये डाइवर्सिटी डिक्रीज कब होगा? विद इन द स्पीशीज हुज मेंबर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताया गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ग्रो होते हैं, जो स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बढ़ते फॉर्म होते हैं, वो स्पीशीज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो। जेनेटिकली चीज़ें कैसे ट्रांसफर होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या बताया गया है? इनन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर इन द नेचर, राइट। इनन्यूमरेबल स्पीशीज जो रहते हैं वो ऑकर होते हैं नेचर पे। दिस इज कॉल्ड अ स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसी को बोला जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है? वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। आगे देख लेते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में क्या बताया गया? चलिए गाइस देख लेते हैं। गाइस क्या बताया देख लेते हैं। मैनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन, राइट। हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया? बहुत सारे इकोसिस्टम जो है हर एक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। गाइस हमने फर्स्ट वीडियो जो किया था उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन ले लिया था, ओके। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स। अब देखिए इकोसिस्टम कैसे बनता है, क्यों बनता है? इंटरेक्शन होता है प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में। दे आर हैबिटाइट्स मतलब उनका रहने का जगह कौन सा, रहन सहन कैसा है वो। एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट, और जो भी चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है? इकोसिस्टम फॉर्म होता है। ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। हर एक इकोसिस्टम जो रहता है उनका, मतलब उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, ओके। जैसे कि क्या बताया गया है, एक कोई जैसे कि अभी पॉन्ड एक इकोसिस्टम है और लैंड एक इकोसिस्टम है, तो पॉन्ड के एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, एंड बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मतलब हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था, क्या होता है? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ऐसी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ज़रूरी है, उनको बोला जाता है बायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम कैसे रहते हैं? 2 टाइप के रहते हैं। कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड। देखिए ह्यूमन बींग का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, किसके रिलेटेड? एनवायरनमेंट के रिलेटेड। अगर हम लोग चाहते हैं पूरा लिविंग वर्ल्ड हेल्दी रहे, वेलफेयर हो सबका, तो इसीलिए ह्यूमन बींग का एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग रोल्स आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसीलिए इस चीज़ के लिए कुछ रोल्स जो यहाँ पे बताया गया है वो है इंपॉर्टेंट। कौन से रोल्स है गाइस देख लेते हैं। यू कैन बी
कंजर्वेटर, कंजर्वेटर मतलब क्या होता है, अ पर्सन, या फिर कोई भी पर्सन जो रिपेयर एनीथिंग, मतलब कोई भी पर्सन जो कोई भी चीज़ को रिपेयर कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। कंजर्वेटर मतलब कन्वर्ट कर सकता है, ओके, अच्छी बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर मतलब वेल्ड प्लान, ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ करनी रहती है। गाइड, गाइड मतलब अच्छी गाइडेंस देने वाला पर्सन। प्लांट फ्रेंड, प्लांट फ्रेंड मतलब ट्री प्लांटेशन करना ज़रूरी है, राइट, मतलब नेचर से जो प्यार करने वाला चाहिए, एक्सेट्रा। डिस्क्राइब्स अबाउट द रोल यू विश टू परफॉर्म एंड योर प्लान फॉर दैट रोल। क्या बताया गया है, इन रोल में से आप कौन सा परफॉर्म करना चाहते हो और आपके प्लान्स क्या है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो ये आपको डिस्कस करने बोले हैं, ओके। चलिए गाइस देख लेते हैं पेज नंबर 43 पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। गाइज अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ मैं सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है मैं आपको बता दूँ। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे प्लांट जो गॉड के ऊपर डिस्क्राइब करके उनको कंजर्व किया जाता है, मतलब उनको संभाल के रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे गॉड मतलब पूजते हुए, आपको पता ही रहेगा बहुत सारे ऐसे टिपिकल लोग रहते हैं जो ट्रीज़ और प्लांट्स की पूजा करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो गॉड के दिए गए हैं, गॉड से रिलेटेड है वो, इसीलिए, ओके। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, ओके। जो फॉरेस्ट रहता है, जो कंजर्व किया रहता है, बचा के रखा रहता है गॉड के नेम पे, आर कंसिडर टू बी सेक्रेड, उनको बोला जाता है सेक्रेड। इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव्स, मतलब उनको पूरी तरह से क्या बोला जाता है, सेक्रेड ग्रूव्स। ग्रूव्स मतलब ट्रीज या प्लांट्स, और सेक्रेड मतलब कंसिडर टू बी द नेम ऑफ गॉड, ओके। तो ये पूरी तरह से हो गया, क्या हो गया, सेक्रेड ग्रूव्स हो गया। दीज आर इन फैक्ट सेंचुरीज, इनको हम लोग सेंचुरीज भी बोल सकते हैं। सेंचुरीज मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह जो है प्लांट को मतलब कंजर्व करने के लिए सोसाइटी जो है वो रख देती है, बड़ी बड़ी जगह प्लांट्स को फॉरेस्ट के नाम पे दे देती है, ओके। वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी चीज़ का भी, ओके। आगे देख लेते हैं। These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government, okay, गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या बताया गया है, वो कंजर्व कौन करके रखता है, सोसाइटी, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले लोग रहते हैं, ओके, मतलब जो कॉमन पीपल रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं वहाँ के, वो लोग कंजर्व करके रखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है। एज इट हैज़ बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन। क्या बताया गया है, ये गॉड के नाम पे कंजर्व करके रखे रहते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं वो लोग स्पेशल प्रोटेक्शन रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। आगे देख लेते हैं। दीज कल्चर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट्स। क्या बताया गया है, ये जो भी क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, क्लस्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ थिक फॉरेस्ट जो रहता है, आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट। क्या बताया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही नहीं है इंडिया के, बट इन द एंटायर कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी कंट्री में है। क्या बताया गया है देख लेते हैं। मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रुप्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में ज़्यादा कितने, मतलब मोर देन 13,000 से भी ज़्यादा जो है सेक्रेड ग्रुप्स जो है रिपोर्ट हो चुके हैं इंडिया में, मतलब वो लोग पता लगा चुके हैं। वेयर आर सच सेक्रेड ग्रुप्स इन महाराष्ट्र, हमें पता क्या लगाना है, महाराष्ट्र में ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ पे है। मेक अ लिस्ट एंड विजिट विथ योर टीचर, यहाँ पे क्या बोला गया, आपको लिस्ट बनानी है और टीचर के साथ विजिट करना है, ओके। तो गाइज आप लोग अपनी टीचर के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कौन सी जगह पे है महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए, ये सब यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स आप लोग देख सकते हो, ओके। आप जब अपनी टीचर के साथ जाओगे तब वहाँ पे देख लेना। वैसे मुझे पता है कोई टीचर्स ये सब लेके नहीं जाते, यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, ओके। तो गाइज हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन पार्ट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए, 1-2 बार देख लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइज इफ़ अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू।